हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आज फिर से नए विश्लेषण में। हम बात कर रहे थे 12th क्लास की एनसीईआरटी के संबंध में। आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी के बारे में। 12th क्लास में ज्योग्राफी की दो पुस्तकें हैं, जिसमें से एक पुस्तक है मानव भूगोल। मानव भूगोल के चैप्टर 1 को आज हम देखेंगे। तो इससे पहले हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि भूगोल किसे कहा जाता है। भूगोल यानी कि भूगोल वह सामाजिक विज्ञान है जिसमें संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है। इस पृथ्वी में आंतरिक संरचना, भूधरातल एवं वायुमंडल, इस सब का अध्ययन भूगोल में किया जाता है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि इस संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। भूगोल विषय क्षेत्र अपने आप में काफी व्यापक है। धीरे धीरे इसे अलग अलग भागों में बांटा गया, जिसमें से एक मानव भूगोल है। मानव भूगोल के जन्मदाता फ्रेडरिक रेडजेल को माना जाता है। फ्रेडरिक रेडजेल की एक काफी प्रसिद्ध पुस्तक है एंथ्रोपोजियोग्राफी। एंथ्रोपोजियोग्राफी में रेडजेल ने यह कहा कि मानव एवं वातावरण के अंतर संबंधों की व्याख्या की है इस पुस्तक में एंथ्रोपोजियोग्राफी में। मानव भूगोल यानी कि मानव भूगोल मानव एवं उसके वातावरण का अध्ययन है, यानी कि उसके चारों ओर आवरण का अध्ययन ही मानव भूगोल कहलाता है। तो इस तरह से मानव भूगोल में मानव के चारों ओर के आवरण का अध्ययन ही मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। इस भूधरातल में मानव, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, तालाब, झरना, नदी, समुद्र एवं प्राकृतिक वनस्पतियां, ये सभी विद्यमान है। इन सभी का अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। अब हम ये जान चुके हैं कि मानव भूगोल किसे कहा जाता है। अब हम इसके अंतर्गत इसके चैप्टर 1 को देखेंगे, जिसका नाम है मानव भूगोल की प्रकृति व विषय क्षेत्र। जैसा कि हम पहले ये जान चुके हैं कि मानव भूगोल मानव व उसके चारों ओर आवरण के संबंध का अध्ययन है। आवरण यानी कि पर्यावरण। ये संबंध किस प्रकार से मानव और पर्यावरण के बीच, इसको हम कुछ तत्वों के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। वे तत्व कौन कौन से हैं? वे तत्व, प्रमुख तत्व, नंबर 1 भौतिक तत्व या प्राकृतिक तत्व। भौतिक तत्व या प्राकृतिक तत्व वे तत्व कहलाते हैं जो सीधे प्रकृति द्वारा प्रदान किए जाते हैं, जो सीधे द्वारा प्रकृति से प्राप्त होते हैं, वे प्राकृतिक तत्व कहलाते हैं। जिसमें कि जल, जलवायु, खनिज, प्राकृतिक वनस्पति, जल आदि, ये सभी प्राकृतिक संसाधन ही प्राकृतिक तत्व या भौतिक तत्व कहलाते हैं। दूसरा है मानवीय तत्व। मानवीय तत्व या सांस्कृतिक तत्व, ये भी तत्व है जिनका विकास मानव द्वारा किया जाता है, यानी कि मानव द्वारा इनका विकास भौतिक तत्वों के दोहन से किया जाता है। जैसे कि यातायात का विकास, नगरों का विकास, संचार का विकास आदि। ये सभी तत्व सांस्कृतिक तत्व या मानवीय तत्व कहलाते हैं। इसको थोड़ा विस्तृत रूप में समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि जब मानव कहीं भी निवास करता है तो कहीं ना कहीं इन भौतिक तत्वों का दोहन करता है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। वो कैसे करता है? जब अपना आवास बनाता है तो भी कहीं ना कहीं इन भौतिक तत्वों का दोहन करता है, जिससे कि मानव की आवश्यकता पूरी होती है। और जब यातायात संसाधन का विकास करता है, संचार का विकास करता है और कृषि का कार्य करता है, तो इसमें कहीं ना कहीं मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन भौतिक तत्वों का दोहन करता है। यदि ये दोहन अत्यधिक हो जाए तो प्रकृति अपना प्रकोप दिखाती है मानव के ऊपर। तो इस तरह से ये भी कहा जा सकता है कि मानव प्रकृति को प्रभावित करती है और प्रकृति मानव को प्रभावित करती है। तो इस तरह से ये मानव भूगोल की प्रमुख प्रकृति है। अगर हम इसको बड़ी गौर से देखें तो इसमें ये नजर आता है कि प्रकृति तो मानव को अवसर प्रदान करती है, लेकिन अब ये है कि मानव उन अवसरों को किस प्रकार से प्रयोग करता है। अगर हम प्राचीन काल में देखें, प्राचीन काल में
प्रौद्योगिकी का विकास यानी कि टेक्नोलॉजी का विकास नहीं था, जिसके कारण मानव की प्रत्येक गतिविधियां या प्रत्येक कार्य प्रकृति के द्वारा ही निर्धारित होते थे, क्योंकि उस दौरान टेक्नोलॉजी का विकास नहीं था। और इसीलिए कहा जा सकता है कि उस समय मानव के ऊपर पूर्ण रूप से प्रकृति का नियंत्रण था और उस समय मानव प्रकृति की पूजा करते थे। इसे कहा जाता है मानव का प्राकृतिकरण या पर्यावरणीय निश्चयवाद। अगर हम इसके ठीक विपरीत की स्थिति देखें, इसके ठीक की विपरीत की स्थिति है प्रकृति का मानवीकरण या संवयवाद। ये संवयवाद या प्रकृति का मानवीकरण ये ऐसी स्थिति है जब मानव धीरे धीरे प्रकृति के नियमों को समझने लगा और उसके बाद धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का विकास करने लगा। और इस टेक्नोलॉजी के विकास या प्रौद्योगिकी के विकास के कारण लोगों का जीवन सुगम बनने लगा। लोगों का जीवन सुगम इसलिए बना क्योंकि जो प्रकृति अवसर प्रदान करती है मानव को, उन अवसरों का प्रयोग करने लगे, जिससे कि मानव के ऊपर जो प्राकृतिक बंदिशें होती है उन बंदिशों को भी मानव ने कम किया। लेकिन टेक्नोलॉजी के विकास के बाद मानव जीवन तो सुगम हुआ, लेकिन फिर भी एक जो समस्या खड़ी हुई, बहुत बड़ी समस्या, वो ये समस्या है टेक्नोलॉजी के विकास के बाद ये प्राकृतिक संसाधन है, इनका दोहन बड़ी रफ्तार से होने लगा। इसी समस्या को लेकर ग्रिफिथ टेलर ने एक नई संकल्पना प्रस्तुत की, जिसका नाम नव निश्चयवाद, रुको और जाओ निश्चयवाद का नाम दिया। इस नव निश्चयवाद संकल्पना के माध्यम से ग्रिफिथ टेलर ने मानव और प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित करने के संबंध में बात कही। और इस संकल्पना में ना तो ग्रिफिथ टेलर ने प्रकृति को सर्वोपरि माना है और ना ही मानव को सर्वोपरि माना है। और नव निश्चयवाद संकल्पना को एक उदाहरण के द्वारा समझाने का प्रयास किया, जिस प्रकार से ट्रैफिक नियंत्रण होता है संकेतों के माध्यम से, जिसमें लाल बत्ती का अर्थ होता है रुको और पीली बत्ती का अर्थ होता है रुककर तैयार होना और हरी बत्ती का अर्थ होता है जाओ। ठीक उसी प्रकार से मानव और पर्यावरण के बीच भी नियंत्रण होना चाहिए, जिससे कि जो मानव इन प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करता है, अनावश्यक दोहन करता है, उसको रोका जा सके। अगर जरूरत पड़े तो इसकी दोहन की रफ्तार को बढ़ाया जा सके, अगर जरूरत पड़े तो उन दोहन की रफ्तार को धीमा किया जा सके। अगर ये जरूरत पड़े कि दोहन की रफ्तार को बंद किया जा सके तो किया जाना चाहिए, ताकि इन प्राकृतिक संसाधनों को दीर्घ काल तक बनाया जा सके और मानव विकास भी दीर्घ काल तक किया जा सके। तो इस तरह से नव निश्चयवाद के संबंध में ग्रिफिथ टेलर ने यह संकल्पना प्रस्तुत की। अब हम सबसे लास्ट में मानव भूगोल की आर्थिक क्रियाओं को जान लेते हैं। आर्थिक क्रियाएं ये क्या होती है? आर्थिक क्रियाएं मानव अपने जीवन यापन करने के लिए कुछ न कुछ कार्य करता है। जो कार्य करता है उसे ही आर्थिक क्रियाएं कहा जाता है। ये आर्थिक क्रियाएं कौन कौन सी होती है इसको भी जान लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले है प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं। प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं हैं जब मानव अपने जीवन यापन करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करता है और उन प्राकृतिक संसाधनों में कोई परिवर्तन नहीं करता है, उससे सीधा धन प्राप्त करता है, उसे ही प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं कहा जाता है। यानी कि प्राकृतिक संसाधनों में बिना किसी परिवर्तन के बिना उससे धन प्राप्त करना ही प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं कहा जाता है, जैसे खनन, मत्स्य पालन, कृषि आदि। इसके बाद है द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं। द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं वे आर्थिक क्रियाएं होती है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग किया जाता है और उनके आकार एवं बनावट और उनकी उपयोगिता में परिवर्तन किया जाता है, उसे द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं कहा जाता है। अर्थात द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं में प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग किया जाता है और उनमें कुछ विनिर्माण के माध्यम से उनके आकार एवं बनावट और उनकी जो उपयोगिता होती है, जो उत्पादन होता है उसकी उपयोगिता में परिवर्तन होता है, उसे द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं कहा जाता है। जैसे कि फर्नीचर से लकड़ी बनाना और धातु से किसी उपकरण का तैयार करना
और किसी रेशे से वस्त्र का निर्माण करना, ये कहलाती है द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं। अब इसके बाद है तृतीयक आर्थिक क्रियाएं। तृतीयक आर्थिक क्रियाएं वही क्रियाएं हैं जो द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं के सहायक के रूप में कार्य करती है या उत्पादक और उपभोक्ता के बीच एक सेतु का काम करती है, जैसे कि संचार, यातायात, वाणिज्य आदि। अब इसके बाद है अन्य आर्थिक क्रियाएं। अन्य आर्थिक क्रियाओं में सभी प्रकार की उच्च स्तरीय सेवाएं सम्मिलित की जाती है, यानी कि सभी प्रकार की सेवाएं इसमें शामिल की जाती है, जैसे शिक्षा, बैंकिंग, शोध कार्य, कानून सेवा आदि। ये सेवाएं इसमें शामिल की जाती है। तो इस प्रकार से मानव भूगोल की ये आर्थिक क्रियाएं हैं और हमारा चैप्टर भी अब खत्म हो चुका है।